नमस्कार, प्राइम टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। देश की 96 लोकसभा सीटों पर चौथे चरण के तहत वोटिंग चल रही है, जहां पर 96 लोकसभा सीटें और ये चौथा फेज बड़े बड़े दिग्गज मैदान में है। लेकिन बात की जाए 3 बजे तक के मतदान प्रतिशत की, तो देखिए उत्तर प्रदेश में 48.41% मतदान 3 बजे तक के दर्ज किया गया। कन्नौज में 51.73%, बहुत ज्यादा मतदान। खीरी में 53.87%, धौरहरा में 54.05%, फर्रुखाबाद में 49.17% मतदान दर्ज किया गया। ये 8 वो बड़ी तस्वीरें जिनमें बड़े बड़े दिग्गजों ने आज वोट किया है। बात करें अगर देश के इन 96 लोकसभा सीटों पर ओवरऑल वोटिंग की, तो देखिए 3 बजे तक के ये मतदान प्रतिशत जहां पर ये दर्ज किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में देखिए चौथा फेज जो है उसके तहत 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है। फर्रुखाबाद, धौरहरा, बहराइच, मिश्रिख, शाहजहांपुर, सीतापुर। बहराइच के अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो 49.10%, मिश्रिख में 47% मतदान, शाहजहांपुर में 44% मतदान, सीतापुर में 52% मतदान। ये 8 वो तस्वीरें जिनमें बड़े बड़े दिग्गजों ने मतदान किए हैं। 3 बजे तक 52.6% मतदान दर्ज किया गया है देश की 96 लोकसभा सीटों पर। आंध्र प्रदेश में 55% से ज़्यादा, बिहार में 45% से ज़्यादा, जम्मू और कश्मीर में 30% के करीब, झारखंड में 56% से ज़्यादा, एमपी में 59% से ज़्यादा, महाराष्ट्र में 42.35%, ओडिशा में 53% के करीब, तेलंगाना में 52.34% मतदान, यूपी में 48.41% मतदान, तो वहीं पश्चिम बंगाल में 66.05% मतदान। ओवरऑल अगर बात करें तो दोपहर 3 बजे तक 96 लोकसभा सीटों पर 52% से ज़्यादा वोटिंग हो चली है। तो देखिए ये राज्यवार आंकड़ा। इसके बाद अब बात उत्तर प्रदेश के इस चौथे फेज में अकबरपुर, इटावा, उन्नाव, कानपुर लोकसभा सीटों पर भी वोटिंग जारी है। खीरी, धौरहरा, फर्रुखाबाद, कन्नौज ये वो लोकसभा सीटें हैं जिनमें आज शाम 6 बजे तमाम दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। 130 उम्मीदवार इस चौथे फेज में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। देखिए ओवरऑल अगर बात करें तो 48.41% मतदान उत्तर प्रदेश में दोपहर 3 बजे तक दर्ज किया गया है। और इसी तरीके से देश भर का ये आंकड़ा दोपहर 3 बजे तक ये कहता हुआ कि 52% से ज़्यादा वोटिंग हो चली है। बड़े बड़े दिग्गज इस चुनाव मैदान में इस बार उतरे हुए हैं। अजय मिश्रा टेनी खीरी लोकसभा सीट से, कन्नौज से खुद अखिलेश यादव, उन्नाव से साक्षी महाराज की किस्मत दांव पर है। सुब्रत पाठक भी यहां इस चौथे फेज में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं अखिलेश यादव के खिलाफ। हरदोई में देखिए मतदान प्रतिशत 47.99%, अकबरपुर में 46.36% मतदान। तो ये डेटा आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ग्राफिक के जरिए हम ये तमाम लोकसभा सीटों से आया हुआ डेटा आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें दोपहर 3 बजे तक उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर 48% से ज़्यादा वोटिंग हो चली है। और अभी भी वोटिंग को 3 घंटे के करीब का वक्त बाकी है इस डेटा के बाद का। हालांकि अगर बात की जाए अभी से, तो अभी 4:15 बज रहा है। ऐसे में अभी 2 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है। लेकिन 52% से ज़्यादा मतदान ओवरऑल इंडिया की 96 लोकसभा सीटों पर, वहीं यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर भी वोटिंग चल रही है। 48.41% मतदान उत्तर प्रदेश में दोपहर 3 बजे तक। तो ये उत्तर प्रदेश का सार है दोपहर 3 बजे तक वोटिंग का, जो ये बतलाता हुआ कि दरअसल गर्मी, धूप और मौसम से निकलते हुए लोग अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए अकेले उत्तर प्रदेश की, तो ये जो डेटा है ये ज़रूर वोटरों के लिहाज से ठीक ठाक एक डेटा कहा जाएगा, क्योंकि दोपहर 3 बजे तक का डेटा कह रहा है कि 48-49% का मतदान जो है ये संतोषजनक कहा जा सकता है, क्योंकि संभव है कि शाम के 6 बजे तक मतदान प्रतिशत जो है वो 60% के पार हो जाए।
तो फिलहाल ये वोटिंग परसेंटेज हम आप तक अपडेट कर रहे हैं ग्राफिक के ज़रिए, राज्यवार भी आपको बतलाते हुए। और उत्तर प्रदेश की भी 13 लोकसभा सीटें जहां 130 प्रत्याशी मैदान में हैं। बड़े बड़े चेहरे इस बार चुनाव मैदान में। अजय मिश्रा टेनी एक बहुत बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तीसरी बार लगातार चुनाव मैदान में हैं। उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा से है। साल 2014 से इस सीट से अजय मिश्रा जीतते आए हैं, लेकिन 2021 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया गांव में हिंसा हुई थी, जिसमें 4 किसान समेत 8 लोगों की मौत हुई थी। इस घटना के मुख्य आरोपियों में से एक अजय मिश्रा के बेटे भी थे, जिसके बाद से इस सीट को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन बीजेपी ने इस सीट से अजय मिश्रा पर ही भरोसा जाहिर किया और उन्हें तीसरी बार चुनाव मैदान में उतारा है। फिलहाल अब जनता की अदालत में अजय मिश्रा टेनी। तो वहीं बात की जाए हॉट फेवरेट सीट कन्नौज की मिश्रिक सीट पर भी देखिए ये मतदान प्रतिशत शाहजहांपुर, सीतापुर, बहराइच। अगर बात की जाए वापस लौटते कन्नौज सीट पर अगर बात की जाए तो सुब्रत पाठक के खिलाफ अखिलेश यादव मजबूती से ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव अब से थोड़ी देर पहले कन्नौज पहुंचे भी हुए थे और उनके मुताबिक कुछ शिकायतें मिल रही थी उन्हें कि कन्नौज में जो है चुनाव प्रभावित करने की कोशिशें की जा रही हैं, जिसके बाद वो उन शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए मद्देनजर रखते हुए कई बूथों पर पहुंचे और निरीक्षण किया, जायजा लिया तमाम बूथों का। और उसके बाद उनका कहना ये था दरअसल कि मेरे आने के बाद बीजेपी के गुंडे भाग गए हैं, यानी कि उन्होंने कन्नौज पहुंचने के बाद स्थिति को संतोषजनक बताया था। तो वहीं बीजेपी की ओर से भी आर पार की लड़ाई 2019 के नतीजे अगर हम उन पर गौर करें तो उन नतीजों में 96 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 42 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वाईएसआर कांग्रेस जो आंध्र प्रदेश की पार्टी है उसने दर्ज की थी 22 सीटें। बीआरएस तेलंगाना की पार्टी 9 सीटें उसके खाते में गई थी, कांग्रेस के हिस्से में रही थी 6 सीटें। तो वहीं अन्य के हिस्से में 17 सीटें आई थी। लेकिन इस बार का मुकाबला जो है वो बेहद ही दिलचस्प है और बीजेपी की कोशिश इस बार 400 पार पहुंचाने की है। 370 बीजेपी और एनडीए 400 पार की कोशिश है, दावा है। ये दावा क्या ज़मीनी हकीकत अख्तियार कर पाता है, ज़मीनी रूप ले पाता है या नहीं, फिलहाल ये तो 4 जून की तस्वीर ही साफ करेगी। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो ये कहती हुई कि भाई 2019 के चुनाव नतीजों में बीजेपी को उत्तर प्रदेश के इन सभी 13 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने 2019 में यूपी में। और उसके बाद आज 2024 का इलेक्शन चौथे फेज का चल रहा है। इस चौथे फेज के इलेक्शन में एक बार फिर से विपक्ष के पास खोने को तो कुछ नहीं है, पाने को पूरा आसमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के पास बहुत कुछ है बचाने को, चुनौती बहुत बड़ी है। उस चुनौती को कैसे भारतीय जनता पार्टी पार कर पाती है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा सवाल भी है। इस सवाल का जवाब वैसे तो 4 जून को मिलेगा, लेकिन जो किस्मत है, जो फैसला है वो आज ईवीएम में शाम 5 बजे, शाम 6 बजे कैद हो जाएगा। 2,47,47,000 मतदाता उत्तर प्रदेश में इन 13 लोकसभा सीटों पर 130 कैंडिडेट्स की किस्मत का फैसला करने उतर रहे हैं, जिनमें अभी तक का दोपहर 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत ये कहता हुआ कि 48% से ज़्यादा वोटरों ने अपने मतों का इस्तेमाल किया है। जिलेवार भी हम आपको, सीटवार भी हम आपको वो तस्वीर ग्राफिक के ज़रिए बतलाते हुए, जिसमें आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर हरदोई में 48% मतदान दर्ज किया गया है, अकबरपुर में 46.36% मतदान। और इसी तरीके से देश की 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 लोकसभा सीटों पर देखिए वोटिंग चल रही है और 52% से ज़्यादा वोटिंग हो चली है। फिलहाल हम अपने गेस्ट की ओर रुख करते हैं। हमारे साथ प्रवक्ता हैं आरएलडी से मयंक त्रिवेदी जी, बहुत स्वागत है सर आपका। बालकृष्ण पांडे जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत आपका भी। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए यश भारती साहब, बहुत स्वागत आपका भी। शुरुआत मैं करूंगा बालकृष्ण पांडे जी से।
13 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की और इन 13 की 13 सीटों पर बीजेपी ने 2019 में जीत दर्ज की थी। क्या चुनौती मानते हैं? और फिलहाल विपक्ष तो यही कह रहा है कि इस बार संविधान बचाने के लिए उतरे हैं और हम भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ देंगे चौथे फेज में भी। बालकृष्ण जी। संविधान तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार में पूरा सुरक्षित है, लेकिन शरीयत सुरक्षित नहीं है जी। कुल मिला के विपक्ष शरीयत को बचाने उतरा है, शरीयत के पक्ष में उतरा है। ये इसके कहने का एक कारण है हमारे। मैं जब इस बात को कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जब इस बात को कहती है, तो उसका एक बड़ा स्पष्ट कारण ये है कि जब हम यूसीसी की बात करते हैं, जो संविधान में आर्टिकल 44 प्रोवाइड करता है, तब ये शरीयत के साथ खड़े होते हैं, पर्सनल लॉ के नाम पे खड़े होते हैं। और जब इन पे कोई समस्या आती है या किसी अन्य प्रकार की बात आती है, तो संविधान की दुहाई देने लगते हैं। दूसरा, मैं एक बात कह दूं, उत्तर प्रदेश के 13 सीटों के संदर्भ में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, जो 13 की 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास हैं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी की गारंटी पे, योगी जी के सुशासन पे उत्तर प्रदेश के जनमानस को पूरा भरोसा है। और ये 13 की 13 सीटें पुनः भारतीय जनता पार्टी इस फेज में, चौथे चरण के इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में जीतने जा रही है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। बालकृष्ण जी, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव हो रहा है, योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव हो रहा है, लेकिन जिस प्रत्याशी को वोटर जो है चुनकर 5 साल के लिए भेजते हैं, उनके विकास कामों का क्या उनका चेहरा क्या मायने नहीं रखता क्या वोटरों के लिए? देता हूं, पहले की सरकारों में होता क्या रहा कि जैसे सैफई खानदान की सरकार बनी, तो आपको आसपास के 1-2 जिलों में विकास दिखाई पड़ता था। यश भारती साहब, नोट करिएगा, आपके पास आ रहा हूं इसके बाद। भारती साहब, यश भारती जी जवाब कंटिन्यू। जी, मैं बता दूं जी, पहले जो विकास होता था, आपको दिखता था कि 1-2 जिलों में दिखता था। जैसे 18 घंटे 20 घंटे जो बिजली उत्तर प्रदेश में रहती थी, वो मैनपुरी और सैफई के आसपास ही रहती थी। आज अगर आप ध्यान से देखें तो ग्रामीण इलाकों में 20 घंटे, नगर पंचायत में 22 घंटे और नगर पालिका और नगर निगम क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार सुनिश्चित कर रही है। और मुझे लगता है कि इसका आप व्यक्तिगत और मीडिया का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, व्यक्तिगत स्तर पे, मीडिया के स्तर पे आप इसका सर्वेक्षण भी करा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में इतनी मजबूत विद्युत व्यवस्था कभी नहीं रही। अगर आप देखें कि हमने पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया है। जैसे हमने आवास दिया तो हर लोकसभा क्षेत्र में, प्रत्येक जिले में दिया, हर गरीब को दिया, जो पात्र था उसको दिया। अगर हमने उज्ज्वला सिलेंडर दिया तो हर पात्र को दिया, उन माँ बहनों को दिया जिनके धुएं से जिनकी आंखें खराब होती थी, फेफड़े खराब हो जाते थे। अगर हमने आयुष्मान भारत का कार्ड दिया तो उन गरीबों को दिया, उन पात्रों को दिया जिनके पास सिर्फ अपने जिस मंगलसूत्र को बेचने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही थी, उसको सुरक्षित करने का काम, आयुष्मान कार्ड देके स्वास्थ्य को सुरक्षित करने का काम माननीय मोदी जी की सरकार। यश भारती जी से जवाब ले लेते हैं। यश भारती जी, आप तो कह रहे हैं हम संविधान बचाएंगे, लेकिन दरअसल में आरोप तो ये है कि आप शरीयत को बचाने के लिए आए हुए हैं, उतरे हुए हैं। भारती जी जी, कहने के लिए तो ये कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो प्रमाणिक चीजें हैं, जिस तरीके से सूरत में हुआ, जिस तरीके से इंदौर में हुआ, जिस तरीके से समय समय पे होता है, मराठा आरक्षण की देने की बात इन्होंने ही करी थी विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र के लिए। जब मराठा समाज के लोगों ने महाराष्ट्र के अंदर आंदोलन किया, इनको वादे याद दिलाए, तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उस समय नितिन गडकरी जी हुआ करते थे, उन्होंने क्या कहा कि नौकरियां ही नहीं बचेंगी, आरक्षण ही खत्म हो जाएगा, तो आरक्षण देने का मतलब क्या बचा? आरक्षण ही नहीं बचेगा। वही ये चीजें कर रहे हैं, लगातार संविदा नियुक्तियां, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नियुक्तियां, नए रोजगार के व्यवस्था कर नहीं रहे हैं, तो ये आरक्षण खत्म करने की व्यवस्था कर रहे हैं। आरक्षण खत्म करके संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म कर ही रहे हैं। जो आपने सवाल किया कि जो व्यक्ति वोट मांग रहा है, जिसको देख के लोग वोट दे रहे हैं, उसका तो कहीं नामो निशान ही नहीं है। हर जगह इन्होंने राष्ट्रपति की तरह मोदी जी का चेहरा रखा हुआ है, तो उस बात का सवाल का जवाब कुछ भी नहीं है। जवाब लेंगे बालकृष्ण जी, जवाब लेंगे, नोट करिएगा। यश भारती जी, 13 सीटों में से कितनी सीटें? मिजाज क्या है? योजना ये गिना क्या रहे? उज्ज्वला योजना,
वो उज्ज्वला योजना जो अपने आप में पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है। थर्ड रिफिल लोग करा ही नहीं रहे। जब रिफिल ही नहीं करा रहे तो आपकी योजना कहां पहुंची लोगों तक? आपने गुमराह करके लोगों तक पहुंचाया, लेकिन आपके पास खुद के पास व्यवस्था नहीं है कि लोगों तक जो अंत में, जिसको आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे अंतिम पंक्ति के व्यक्ति, ठीक है, जवाब लेंगे, सारी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। जी भारती जी जवाब लेंगे, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव भी अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे। आपके आवास की पोल एक महिला बुजुर्ग महिला ने खोली कि 30,000 की रिश्वत देकर के प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल पाता है। तो भ्रष्टाचार कहां खत्म हुआ? आपके कन्नौज में सुब्रत पाठक और सुब्रत पाठक के भाई आज जिस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में, ये मीडिया के साथ ही दिखा रहे हैं। गुंडागर्दी कौन कर रहा है? प्रशासन की मौजूदगी में कौन गाली गलौज कर रहा है? मां बहन की गालियां कौन दे रहा है? मंदिर को कौन धुलवा रहा है? महाराणा प्रताप की मूर्ति को कौन धुलवा रहा है? कौन चीजों को बिगाड़ने का काम कर रहा है? ये सब दिख रहा है। जी जवाब बालकृष्ण जी। देखिए, मैं एक बात बता दूं कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यदि आज ये बात कहते हैं कि गुंडागर्दी कौन कर रहा है, तो इस पक्का आप मान लीजिए रामकृष्ण जी कि उत्तर प्रदेश में सुशासन है, कानून व्यवस्था मजबूत है। अराजक तत्व समाजवादी गुंडों के द्वारा जो अराजकता उत्तर प्रदेश में व्याप्त थी, उसको सही करने का काम माननीय योगी जी की सरकार ने और केंद्र में मोदी जी की सरकार ने किया है। बालकृष्ण जी, कानून व्यवस्था ठीक है, कानून व्यवस्था मजबूत है योगी आदित्यनाथ की सरकार में, नरेंद्र मोदी की सरकार में। सवाल ले लीजिए सर, सवाल ले लीजिए। और ये दंगों की जो पार्टी है जिसने अपनी सरकार से ज्यादा दंगे कराने का काम किया। अगर मुजफ्फरनगर आज तमाम दंगों को आप देखें जिसमें हिंदुओं का यश भारती जी, हिंदू मारे गए, उन सब क्या अमित शाह जी की सभा थी, रायबरेली में एक पत्रकार जाता है और पत्रकार को पीटा जाता है। उसने खबर क्या दिखाई कि किस तरीके से दिहाड़ी मजदूरी पे लोगों को पैसा समाजवादी पार्टी के तमाचा जड़ने का काम करेगी और इनकी गुंडागर्दी बालकृष्ण जी सुन लीजिए, यश भारती जी को सुन लीजिए। दाल कम और पानी ज्यादा की मिड डे मील में जब भ्रष्टाचार की पोल खोलने वाले हमारे जायसवाल पत्रकार ने दिखाया तो उसको जेल भेज दिया गया। जो इनकी भ्रष्टाचार की पोल खोलेगा ये उसको जेल भेज देंगे, उसके ऊपर अपराध मुकदमा कायम कर देंगे, बुलडोजर चला देंगे, क्योंकि सच सुनने की इनमें क्षमताएं नहीं है। बेटर पुलिसिंग ये ले नहीं सकते जैसे हमने डायल 100 के माध्यम से दी। असुरक्षित माहौल, लगातार बच्चियां जलाई गई, बलात्कार की घटना हुई, खुद पुलिस ने टायर से मिट्टी के तेल से जलाया है, ये आपने खुद मीडिया के साथियों ने दिखाया है। भारती साहब, मौजूदा चरण की बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक ट्वीट आया है, कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो पोषित गुंडे हैं वो कन्नौज में चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और ये आरोप आप पर लगाया गया है कन्नौज लोकसभा सीट पर। भारती जी, मैं रामकृष्ण जी एक बात कह दूं। जी कह दीजिए। मैं इतना कह दूं आपको, चुनाव आयोग नहीं जितना ये दंगे और गुंडों की पार्टी सपा। भारती साहब एक मिनट, भारती साहब जी जवाब ले लेते हैं। जी बालकृष्ण जी से जवाब ले लेते हैं। भारती साहब आऊंगा आपके पास। इतना रामकृष्ण जी इतना बता दूं कि यदि किसी आम जनमानस से, आम व्यक्ति से पूछे कि गुंडों की पार्टी कौन, तो उसके मुंह से एक ही जवाब आएगा, सैफई खानदान की पार्टी उर्फ सपा। अगर आप पूछेंगे अराजकता फैलाने वाले लोग कौन, तो उसका जवाब इतना ही आएगा, समाजवादी पार्टी, सैफई खानदान की पार्टी, एक कुनबे की पार्टी। बालकृष्ण जी कानून व्यवस्था की मजबूती की बात आप कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार में, नरेंद्र मोदी की सरकार में व्यवस्थाएं मजबूत हुई हैं, दुरुस्त हुई हैं, लेकिन एक ट्वीट भारतीय जनता पार्टी का कह रहे हैं कि कन्नौज में पुलिस प्रशासन नतमस्तक नजर आ रहा है गुंडों के आगे। तो एक तरफ तो कानून व्यवस्था की मजबूती और दूसरी तरफ आप ही की ओर से ट्वीट किया गया है कि प्रशासन जो है नतमस्तक है। समाज जो ये गुंडों की पार्टी है, परिवार की पार्टी है, जब इसकी गुंडाई पुलिस प्रशासन ने, चुनाव आयोग ने इसको खत्म कर दिया, जो कन्नौज में गुंडागर्दी किया करते थे। हमारे साथ आरएलडी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, मयंक त्रिवेदी जी। मयंक त्रिवेदी जी, आप सहयोगी पार्टी हैं भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए के घटक दल हैं, ऐसे में एक बयान, एक ट्वीट आता है और देखिए लगातार कानून व्यवस्था की मजबूती की बात कही जा रही है,
लेकिन जब हम बात करते हैं व्यवस्था की मजबूती की, पुलिस प्रशासन भी आपका है, प्रशासन भी आपका है, लेकिन फिर हम क्यों ऐसा ट्वीट करते हैं कि भाई नतमस्तक नजर आ रहा है समाजवादी पार्टी के गुंडों के आगे? क्या दर्शा रहा है? क्या ये हार की ओर इशारा? शुक्ला जी, पहले तो ये जो आज का दिन है उसमें आप देखिए पिछले 3 चरणों में जो मतदान प्रतिशत कम हुआ था, ये बड़े हर्ष का विषय है कि आज जो आंकड़े आ रहे हैं 3 बजे तक के कि मतदान प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि कम से कम अब चौथे चरण में मतदान धीरे धीरे बढ़ रहा है। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि जो अराजकता जो समाजवादी के मुखिया ने और समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता यश जी बैठे हुए हैं, इन्होंने जो कहा कि वहाँ अराजकता फैलाई जा रही है, तो धीरे धीरे अब इन लोग को हार का डर सता रहा है। आज ये अराजकता का आरोप लगा रहे हैं, धीरे धीरे ये चीज़ ईवीएम पे आ जाएगी। और गुंडागर्दी के उसमें, जैसे अभी बालकृष्ण जी ने भी कहा, गुंडागर्दी के लिए अगर समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता कुछ ना बोले तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये आम जनमानस में ये बात पता है कि गुंडागर्दी और अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी कौन है। और जैसा कि मैंने पिछले डिबेट में भी आपसे कहा था कि ये चुनाव समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, सिर्फ अपने परिवार की विरासत को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। सिर्फ इनकी मुख्य फोकस 3-4 सीटों पे हो, जो बल्कि चाहे कन्नौज हो, चाहे अमेठी हो, चाहे रायबरेली हो, ये सारी सीटें ये हारने जा रहे हैं। सिर्फ अराजकता फैलाना समाजवादियों का काम है। कन्नौज जीतेंगे नहीं जीतेंगे? मुझको नहीं लगता कन्नौज जीतेंगे। पिछली बार भी पाठक जी की भारी अंतर से विजयी हुई थी और इस बार भी वो जीतेंगे पाठक जी। ठीक है यश भारती जी, पिछली बार पत्नी मैदान में थी, इस बार पति मैदान में है और तब भी पाठक ने मात दी थी, इस बार भी मात देंगे। फिलहाल ये जो आंकड़ा कह रहा है डेटिंग प्रतिशत, वोटिंग प्रतिशत का, ये दरअसल में क्या बतलाता हुआ? देखिए ये वीडियो मैं आपको दिखा दूं, अगर आप देख पा रहे होंगे, ये सुब्रत पाठक के छोटे भाई है, छोटू पाठक नाम है इनका। ये पुलिस की मौजूदगी में पोलिंग बूथ पे गुंडाई कर रहे हैं, लोगों को मार के पीटने की बातें कर रहे हैं। तो ये गुंडाई कौन करा रहा है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और इनके भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष ने एक पुलिसकर्मी से किस तरीके से बदतमीजी की थी, गुंडाई की थी, उससे भी माननीय अखिलेश यादव जी आज मुलाकात करी है। उन्होंने ड्यूटी देते समय मुलाकात हो गई तो उससे मुलाकात करी, उसका आत्मबल बढ़ाया है, ड्यूटी करी है। किसी के भी खिलाफ उसमें जाए, अगर कोई गलत कर रहा है उसे सजा दीजिए, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का, ब्रजभूषण जी का आपने भाषण सुना होगा अभी, तो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद हैं, उनकी पत्नी सांसद रही है भारतीय जनता पार्टी से, उनके बेटे विधायक है भारतीय जनता पार्टी से। और ठीक है, मुझे ये बताइए कि जिस आरक्षण की बात को लेकर पीडीए के नारे के साथ आप मैदान में हैं, आज जो 13 लोकसभा की सीटें हैं उनमें से 5 सुरक्षित सीटें हैं और ये दलित बाहुल्य सीटें मानी जाती हैं, तो इन 13 सीटों पर क्या परफॉर्मेंस आपका रहने वाला है? क्या कहता आपका आकलन यश भारती जी? देखिए मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं, जनता का हमें समर्थन मिल रहा है, हर तरफ से अच्छी आवाज आ रही है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए को हराने की हर तरफ से, हर वर्ग, युवा वर्ग, महिला वर्ग, आरक्षित वर्ग, शोषित वंचित वर्ग, पीडीए पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को हटाने जा रहा है, हराने जा रहा है। पीडीए ही हराएगा एनडीए को और आप देखेंगे परिणाम आएंगे, 80 में से 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है। इनके एकमात्र नेता जो गुजरात से उत्तर प्रदेश आए थे, उनकी भी ढोल मंजीरों के साथ में विदाई होने जा रही है। इस चौथे फेज में एक भी सीट दे रहे हैं बीजेपी को? नहीं दे रहे हैं यश भारती जी? जनता इनको कुछ भी नहीं देने जा रही है, जो झूठे वादे, झूठे दावे थे इनके। तब आपने क्लीन स्वीप किया था बालकृष्ण जी, तब आपने किया था 19 में, इस बार ये कर रहे हैं क्लीन स्वीप बालकृष्ण जी? प्रश्न का जवाब, जब अराजक तत्व और गुंडे ये कहने लगे कि शासन व्यवस्था ठीक या गुंडई दूसरी जगह हो रही, तो इसका पक्का प्रमाण है जब गुंडों पे नकेल कसती है प्रशासन की, तो गुंडे कहते हैं कि गुंडई हो रही है, तो इसका मतलब प्रशासन एकदम चुस्त दुरुस्त है। दूसरी बात मैं बता दूं, इनका पीडीए का जो कॉन्सेप्ट है रामकृष्ण जी, वो परिवारवादी डेवलपमेंट अथॉरिटी है। दो सामंतवादी, 2 शहजादे। सामंतवादी जब मैं रामकृष्ण जी कहता हूं तो परंपरा में प्राप्त सत्ता, उसी को सामंतवाद कहते हैं, और दोनों परंपरा में पारिवारिक सत्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसलिए 2 शहजादे जो बाबर और औरंगजेब की विचारधारा को पोषित और समर्थन देने का काम करते हैं, जब वो इस प्रकार की बात करते हैं तो पीडीए का मतलब इतना सा है, और इनका पीडीए से परिवारवादी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो ध्वस्त हो चुका है। और गरीबों के हित में, आम जनमानस के हित में, या जो वंचित वर्ग है उसके हित में सिर्फ माननीय मोदी जी और योगी जी खड़े हुए हैं। उसका अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी या सैफई खानदान से कोई लेना देना नहीं है।
जी साल भारती का साहब, समय मिला आपको, एक एक्सप्रेस वे बना दीजिए। 5 करोड़ पौधे आपके किसी भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने किसी राज्य में लगाए हो, बता दीजिए। 18 लाख लैपटॉप किसी राज्य सरकार ने बांटे हो तो बता दीजिए। आपका बेहतर लैपटॉप, काम किया हो तो आपकी बताइए। योजनाएं सौर सिर्फ ऊर्जा के भ्रष्टाचार माध्यम से के लिए लोहिया थी, आवाज देने का कमीशन काम खोरी किया के हो तो लिए बता थी। दीजिए। ये उत्तर प्रदेश जनरेटर की मिशन जनगणना जैसा है। बेहतरीन पार्ट लैपटॉप कहीं की बनाया हो कमीशन तो खोरी बता और दीजिए। भ्रष्टाचार के गोमती रिवर व्यू कारण जैसा आप कोई 17 के रिवर व्यू बाद बनाया हो तो दोबारा बता आपको दीजिए। सत्ता के दर्शन नहीं पर्यावरण को मिले। लेकर के कोई अच्छा काम किया हो, JPNIT जैसा कोई कन्वेंशन सेंटर कहीं बनाया हो तो बता दीजिए। बालकृष्ण जी, और बताइए कैंसर लखनऊ में जो कैंसर आपसे कुछ अस्पताल हमने देर बना के पहले दिया, उसके योगी अंदर कैंसर आदित्यनाथ अस्पताल बांदा में कहीं राज्य एक सरकार ने चुनावी बनाया हो जनसभा तो को बता संबोधित कर दीजिए। रहे थे और कह रहे थे कि इस चुनाव में एक तरफ जी। राम भक्त हैं तो दूसरी ओर है रामद्रोही। ये रामद्रोही कौन है? जी। नहीं, रामद्रोही बताने की जरूरत नहीं है, पूरा जनमानस जानता है। कार सेवकों पे गोली चलवाने का काम जिस पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष और तत्कालीन मुख्यमंत्री ने किया था, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छी से जानती है। यही समाजवादी पार्टी, यही इंडी गठबंधन के लोग, यही दोनों शहजादे, यही दोनों सामंतवादी, यही कुनबे की पार्टी के लोग, यही रामद्रोही हैं। और राम भक्त भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि बलिदान किया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना बलिदान किया है, तब जाके भगवान राम की जन्मभूमि पे भगवान राम का भव्य राम ठीक है मंदिर भारती बन जी, सका है, जिसका जी जवाब प्रधानमंत्री ने दीजिए। उद्घाटन किया। तो रामद्रोही और राम भक्त में फैसला ही जनता, पहले ये शांत तो हो जाए, बहुत धैर्य अच्छी से तरीके सुनने से की जानती क्षमताएं तो है। रखें। और मुझे लगता है ये सबको पता ये धैर्य से सुनने की क्षमताएं रखें। इन्होंने कहा हमने राम भक्तों पे गोली चलाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भगवान प्रभु राम का मंदिर निर्माण हुआ है, उसकी एक कमेटी बनानी थी। और सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या कार्यकर्ता सम्मिलित नहीं है जो किसी ने कोई कोर्ट गया हो। जो लोग कोर्ट गए उनके 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 समर्थन में ये एक तरीके से निर्णय आया। कोर्ट ने सारे पक्षों को सुना और सारे पक्षों के लिए निर्णय दिया है। समाज में सौहार्द बना रहे वो उस तरीके का निर्णय दिया, सबने स्वागत किया, कोई विरोध नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि मंदिर निर्माण के लिए कमेटी बनेगी और जिसका अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री जी बनवाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने जिसको राम मंदिर निर्माण कमेटी का अध्यक्ष बनाया है वो पूर्व IAS है नृपेंद्र मिश्रा जी। वो नृपेंद्र मिश्रा जी जिस समय ये गोलीकांड हुआ जिसकी ये बात कर रहे हैं, उस समय गृह सचिव हुआ करते थे, मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठते थे। श्रद्धेय नेताजी जिस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो गोली चलाई गई है वो उपद्रवियों के ऊपर चलाई गई है। वो उपद्रवी जो उपद्रव कर रहे थे और ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, कलेक्टर और SP का निर्णय था, मुख्यमंत्री कार्यालय का किसी तरीके से कोई निर्णय नहीं था गोली चलाने का। तो वर्तमान समय में जो राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष है नृपेंद्र मिश्रा जी, अगर ये उनको झूठा बोल रहे हो, उनके खिलाफत में जा रहे हो, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस कमेटी का उनको अध्यक्ष बनाया है जिनकी देखरेख में मंदिर निर्माण चल रहा है। तो ये पहले जाके उनसे पूछ लें, उनसे समझ लें सत्यता क्या है, उसके बाद झूठ फैलाएं। जिस तरीके से अमित शाह जी थप्पड़ मारने वाली बात सोशल मीडिया के माध्यम से झूठ फैलाते हैं, वैसे भारतीय जनता पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता, हर व्यक्ति केवल और केवल झूठ फैलाने का काम करता है, भ्रम फैलाने का काम करता है। वो चाहे टीवी चैनल का मंच हो, सार्वजनिक मंच हो, हर मंच से केवल ये झूठ फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं और सच से भागते हैं। मैंने उज्ज्वला योजना की बात कही, ये बताया सेकंड रिफिल कितने लोगों ने कराया, थर्ड रिफिल कितनों ने कराया, कितनी महिलाओं को ये धुएं से मुक्ति दिला पाए जो फेफड़ों की बात कर रहे थे, ये जो आंखों में गंदगी की बात कर रहे थे, क्यों सेकंड रिफिल और थर्ड रिफिल नहीं करा पाए? झूठ क्यों बताते हैं? महिला दिवस पे ठीक है, छूट देने की बात, 450 जब बीच चुनाव में इस तरह के बयान दिए जाते हो, इन्होंने सिलेंडर धार्मिक ध्रुवीकरण के सवाल क्या नहीं उठने चाहिए क्या? एक बार प्रश्न रिपीट कर दीजिए शुक्ला जी। मेरा सवाल ये है कि बांदा में योगी आदित्यनाथ थे, उन्होंने कहा कि एक तरफ चुनाव में रामद्रोही हैं और दूसरी ओर है राम भक्त। क्या जब चुनाव चल रहा हो तो इस तरह के बयान क्या धार्मिक ध्रुवीकरण करते हैं क्या? नहीं, धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं करते हैं। योगी जी ने जो सच्चाई है वो बताई है और राम भक्तों पे गोली समाजवादी के मुखिया ने चलवाई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सब जानता है, ये बच्चा जानता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब यश भारती जी उस बात को जैसे भी मैनिपुलेट करके अपनी सफाई देना चाहें उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे राम भक्तों पर गोली चलाने का मुद्दा हो या अभी कुछ दिनों पहले रामचरितमानस की प्रतियां जलाने वाले लोग इनकी पार्टी में शामिल होते हैं और इनके मुखिया उसकी पीठ थपथपाते हैं। तो कहां तक ये स्पष्टीकरण देंगे कि ये सिर्फ एक तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं? इस बात का को जितना मैनिपुलेट करें, लेकिन आम जनमानस में ये पता है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। दूसरी बात,
पीडीए का कॉन्सेप्ट ही इसलिए लाया गया है कि समाज को किस तरीके से विभाजित किया जाए। तो इनका मेन मकसद ये है कि समाज को अलग अलग टुकड़ों में विभाजित करना। वो कभी पीडीए जब स्टार्टिंग हुई थी तो ए से अलग कोई और चीज़ थी, आगे बढ़ा तो ए से अगड़ा हो गया, फिर आगे जो है अनुसूचित जाति हो गया। तो अलग अलग, इनको यही नहीं पता है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, कभी वो अल्पसंख्यक होता है, कभी वो अनुसूचित होता है, कभी वो अगड़ा होता है। तो ये चुनाव को देखते हुए उस एक डेफिनेशन को बदलते जा रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ समाज को विभाजित करके और राजनीति करने का है। दूसरी चीज, इनके मुखिया अनर्गल बयानबाजी, जिसको आप ये कह रहे हैं, अभी यश भारती जी ने कहा कि बीजेपी के प्रवक्ता या आरएलडी के प्रवक्ता या एनडीए हमेशा झूठ बोलता है। तो ये मुझे बताएं कि एनडीए के घोषणा पत्र में ये कहाँ लिखा हुआ है कि पुलिस की नौकरी 3 साल की कर दी जाएगी या संविधान बदल दिया जाएगा। तो कम से कम आप लोग एनडीए का घोषणा पत्र पढ़ तो लें। हमारा एक गठबंधन है और हमारा एक घोषणा पत्र है। आपकी तरह नहीं है कि समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में कुछ और बात है और कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी करते हैं। जी क्या एनडीए पत्र जारी हुआ था तब आप कहां थे? जी नहीं, तो एनडीए का जब घोषणा पत्र होता है, जब गठबंधन के जब गठबंधन में यश जी जब गठबंधन में है तो घोषणा पत्र एक होगा। आपकी तरीके से नहीं है कि कांग्रेस का अलग घोषणा पत्र है, समाजवादी का अलग घोषणा पत्र है। जब एक कॉमन घोषणा पत्र ही नहीं है तो आप सरकार कैसे चलाएंगे? आपका गठबंधन वही बारात, आपके गठबंधन के बारे में हम यही कह सकते हैं कि बिन दूल्हे की बारात सिर्फ ये है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। ये पब्लिक को छलने का काम कर रहा है और कुछ नहीं, सिर्फ अपने परिवार की विरासत को बचाने की लड़ाई हो रही है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आप जितनी अनर्गल बयानबाजी करें इससे कोई मतलब नहीं। क्या बनने वाले हैं? क्या कह रहे हैं जयंत चौधरी जी? बोलिए। जयंत चौधरी जी, चवन्नी के बाद क्या बनने वाले? चवन्नी के बाद नहीं, आपको और आपके मुखिया को इतनी राजनीतिक समझ है ही नहीं कि उस बयान का असली मतलब क्या था। इसको जयंत जी भरे मन से इसको मैं बता रहा हूँ उस बयान का। वो चवन्नी का मतलब जो है पटकनी था और उस पटकनी से आप लोग आज तक नहीं उबर पाए। इस बात को आप समझ लीजिए। और आप 80 में 80 की बात कर रहे हैं, एक भी सीट नहीं आएगी। आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि आप कन्नौज में क्या 80 में 80 आएंगी? 80 में 80 आएंगी आपकी? नहीं 80 में 80 आएंगी। सबसे पहले अपने कन्नौज के जो मुखिया हैं आप उसकी सीट बचाइए। सबसे अहम तो ये चीज है। बाकी तो आप देश की चिंता छोड़ दीजिए। अहमियत कुछ नहीं बचने वाली है। 4 जून को यश भारती जी आपका इंतजार करेंगे, पता चल जाएगा 4 जून को रिजल्ट क्या होगा। और हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप जरूर रहिएगा। आपकी राजनीतिक अहमियत खत्म होने वाली है। वो अभी पता चल जाएगा कि राजनीतिक अहमियत किस पार्टी का सवाल है कि अगर 80 में से अलायंस की 1 सीटें आ गई तो क्या राजनीति छोड़ देंगे क्या आप? क्या कह रहे हैं शुक्ला जी? यश भारती जी का सवाल है कि अगर 80 में से सीटें आ गई अलायंस की तो क्या राजनीति छोड़ देंगे क्या? 80 में 80 आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर छोड़ दूंगा। 80 नहीं कह रहे, 80 नहीं कह रहे, 80 में 1 सीटें कह रहे हैं। 1 सीट की कोई बात नहीं है, 1 सीट की कोई बात नहीं। इनका ये मैंने इस बात पे कहा है कि 80 में 80 इनकी सीटें आ रही हैं। 80 में 80 सीटें इनकी आ रही हैं। बाद में कायम हूं, मैंने ये कतई नहीं कहा। मैंने ये कहा कि 80 में 80 सीटें जो आप ये कह रहे हैं कि 80 में 80 सीटें जो आप आने का बयान कह रहे थे, मैंने उसकी बात की थी। ठीक है बालकृष्ण जी, कोई बातें नहीं होती, बालकृष्ण जी छोड़ना और ना छोड़ना। 80 का दावा जो है वो पलट गया है। अब आपके सहयोगी आरएलडी दल खुद ही कह रहे हैं कि भाई 80 का दावा मैं नहीं कर रहा, 1 सीट चलो ठीक है आ जानी चाहिए। शुक्ला जी, इनके पास सहयोगी बचा कौन? अखिलेश यादव का जो घमंड है, इनके सारे सहयोगियों ने इनका साथ छोड़ दिया है। कोई भी सहयोगी इनके पास नहीं है। इनके पार्टी के स्वयं के नेताओं ने आपके पास चाहे यश भारती जी गठबंधन तो गठबंधन आप अपनी पार्टी के नेताओं को नहीं संभाल पाए। गठबंधन आप अपनी पार्टी के नेताओं को नहीं संभाल पाए। आपकी पार्टी आधी हो गई है, आपको ये नहीं पता है। और जो बची है वो और खत्म हो जाएगी चुनाव के बाद। जो चुनाव के बाद जो पार्टी बची वो भी खत्म हो जाएगी। गठबंधन का कोई साथी आपके साथ नहीं बचा। इस बात को आप समझिए। आप ही के कई नेताओं ने आपका साथ छोड़ दिया है। जी बालकृष्ण जी अपनी बात रखिए। एक बात मैं बता दूं, एक आपका प्रश्न आ गया था, जवाब दे दूं पहले। यश भारती जी के कुछ सवाल का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि जयंत जी चवन्नी या तमाम मैं इतना बता दूं, जयंत चौधरी अखिलेश यादव को चवन्नी बनाने जा रहे हैं। ये मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूं। और अखिलेश यादव ये महसूस कर रहे हैं कि मैं चवन्नी बन गया। एक बात। दूसरी बात इतनी सी कहनी है कि प्रजातंत्र है, चुनाव होता है, ठीक है, जनमानस चुनाव करता है। भारत में बहुदलीय पार्टी की व्यवस्था है और प्रजातंत्र है, संविधान है। तो मैं इतना कह सकता हूं कि यश भारती जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए 80 की 80 सीटें हार जाएगा। तो मैं इतना कह रहा हूं कि अगर ये बात हुई
तो हम और बैंक दोनों लोगों ने कहा कि हमारा राजनीतिक कोई मतलब नहीं है और हम लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि समाजवादी कुनबा, सैफई कुनबा और ये जो शहजादों की जोड़ी है पुनः विफल रहने जा रही है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश से इनका अस्तित्व दोनों का समाप्त होने जा रहा है। जैसे 14, 17 और 19 ठीक और है, जवाब 22 ले में लेते हुआ था, हैं, जवाब वैसे ले ही लेते इनके हैं साथ भारती 24 जी में से। होने जा ठीक है, ठीक है। अखिलेश को चवन्नी कर देंगे भाई, अखिलेश खुद चवन्नी हो रहे हैं। देखिए, मैंने कहा आरएलडी अभी से इतनी कमजोर हो गई है कि अपने प्रश्न का जवाब नहीं दे पाई, तो भारतीय जनता पार्टी किस प्रश्न का जवाब नहीं दिया है उनको। यज भारती जी, किस प्रश्न का जवाब नहीं दिया है? खत्म हो जाएगी। किस प्रश्न का जवाब नहीं दिया है? किस प्रश्न का जवाब नहीं दिया यज भारती जी? इस बात को बताइए पहले कि सपा खत्म हो जाएगी। लगातार भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने का काम अगर किसी पार्टी ने किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है। चाहे इनकी विधानसभा की सीटें कम हो रही हो, चाहे इनकी लोकसभा की सीटें कम हो रही हो, लगातार कम कोई कर रहा है तो समाजवादी पार्टी कर रही है। और इस चुनाव में इनको मुसीबत में भी अगर कोई खड़ा किया है, मुख्य प्रतिद्वंदी कोई है तो वो समाजवादी पार्टी है, इंडिया गठबंधन है। इसीलिए शब्दावली, अनर्गल शब्द इनकी जुबान पे आ रहे हैं, मुख्य बातों से दूर भाग करके, अपने घोषणा पत्र से दूर भाग करके ये दूसरे पाकिस्तान को बीच में ले आए, धर्म को बीच में ले आए, अन्य चीजों को बीच में ले आए। जनता का भविष्य क्या होगा उस पर ये बात करने में नाकामयाब है। अरे पाकिस्तान कर रहे हैं, माँ बहनों की गालियां दे रहे हैं, हर तरीके का वो प्रतिपंड कर रहे हैं जिससे समाज में खाई बने, कीचड़ बने, और कीचड़ में ही अपना कमल खिलाना चाहते हैं। समाज समझ चुका है, इस कीचड़ को इन्हीं के मुंह पे पोतने जा रहा है। भारती जी, तो क्या ये मान लिया जाए कि भाई धर्म का जो मुद्दा है वो बीच में आ रहा, आड़े आ रहा है? विधानसभा में आपकी सीटें बढ़ी हैं, लोकसभा में भी हो सकता है कि सीटें बढ़ जाएं, लेकिन भाई सत्ता से आप बहुत दूर रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी 80 तो बहुत दूर की बात दिखावा है महज एक। देखिए, चुनाव हारना और जीतना ये कम से कम भारतीय जनता पार्टी ना सिखाए। वो भारतीय जनता पार्टी जिनके पितृ पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी 4-4 जगह से चुनाव लड़ते थे, जमानतें जब्त होती थी, ये तब भी सहयोग से ही आगे बढ़े। 2 सीटें आई थी तब भी एक दक्षिण से, ये सहयोगी पार्टी से लेकर के आए, अपने आप में ये कभी खड़े नहीं हो पाए। तो ये कम से कम दूसरों को ज्ञान न दे, जो हमेशा अपने सहयोगी दलों को लूटने का काम किया, ठगने का काम किया। जब राजनीतिक अछूत थे, शिवसेना ने इनको खड़ा किया, उस शिवसेना को इन्होंने तोड़ने का काम कर दिया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई विधानसभा में हमारी सीटें बढ़ी, लोकसभा में हमारी सीटें हैं, तो इनका जो कहना है कि भाई सीटें हमारी बढ़ रही, भले हम सत्ता में ना हो। जी, तो लड़ाई में बने हुए। मैं एक बात कह दूं कि इनको लगता है कि इनकी सीटें बढ़ रही हैं और किसी को लग सकता है कि हमारा जनाधार बढ़ रहा है। कुल मिला के मैं फिर कह दूं कि 14 में पराजित हुए, 17 में पराजित हुए, 22 में पराजित हुए, हम मैं फिर कह दूं कि आपकी कुनबा भी हारने जा रहे हैं और कुनबा कुनबे में ही रह जाएगा, अपने दरबे में पुनः प्रवेश कर जाएगा। ये मैं दावे के साथ आपसे कह रहा हूं। और क्योंकि जातिवादी राजनीति को नकार दिया है, इस देश ने इस प्रदेश में तुष्टीकरण की राजनीति को नकार दिया है, इस प्रदेश ने गुंडा पार्टी को पूरी तरीके से नकार दिया है, इस देश ने अराजक पार्टी को पूरी तरीके से नकार दिया है। और पीडीए का मैं फिर कह दूं, बार बार इसको दोहराता हूं कि पीडीए कोई दलित पिछड़ा गठबंधन नहीं है। ये गठबंधन सिर्फ परिवारवादी क्यों लग रहा है पीडीए से? है, इनके परिवार के विकास के लिए ये बना हुआ 36 लोगों को सरकार में रखने का काम करते थे। इसलिए आदि आबादी वाले चुनाव में डिंपल यादव के खिलाफ अभद्र भाषा कैसे करते हैं आप? पांच छह यादव चुनाव लड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश से किसी भी यादव को चुनाव टिकट न देने सवाल है कि पीडीए से डर क्यों लग रहा है? समाजवादी सवाल है कि पीडीए से डर क्यों लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है। पीडीए तो हम बता रहे हैं, पीडीए की परिभाषा ना, इनका पीडीए क्या है? इनका परिवारवादी डेवलपमेंट अथॉरिटी है। पीडीए तो इनका कुछ है ही नहीं। तो परिवार के विकास के लिए, परिवार के भरण पोषण के लिए, परिवार भ्रष्टाचार करके सिर्फ सैफई खानदान को मजबूत बनाने के लिए समाजवादी पार्टी ने आज तक काम किया है, भ्रष्टाचार किया है। इसके अलावा इनका कोई पीडीए नाम का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। आपको मंदिर जाने में जी,
पीडीए नाम का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं रामकृष्ण जी। ये तो गोली चलाने वाले लोग हैं, मुजफ्फरनगर में दंगा कराने वाले लोग हैं, सफाई में नाच देखेंगे और दंगा कराएंगे मुजफ्फरनगर में। गजब का तुष्टीकरण, गजब की शासन व्यवस्था। और बात करते हैं राजनीति की, बात करते हैं प्रजातंत्र की, यश भारती जी, संविधान की, तो सर्व नहीं आती है। जी जवाब आ गया। यश भारती जी, मुझे एक जवाब दीजिएगा कि कन्नौज में अखिलेश यादव बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम संविधान भी बचाएंगे और कन्नौज का किला भी बचाएंगे, लेकिन आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि कन्नौज की सीट पर अदिति यादव को प्रचार करने के लिए उतरना पड़ रहा है? देखिए, ये तो परिवार है और परिवार वाले लोग सुख दुख में शामिल होते हैं। जनता जनार्दन है, उनके बीच में जा रही है अदिति जी, तो बुराई क्या है उसमें? अगर परिवारों से नफरत है, जैसे माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, तो परिवार वालों से वोट ना मांगे ना भारतीय जनता पार्टी। अगर हमारे परिवार के लोग जा रहे हैं जनता के बीच में, जनता जनादेश देगी, हराएगी, जिताएगी, स्वीकार करेगी, अस्वीकार करेगी। हम जनता के बीच में है, हम जनता से भाग नहीं रहे हैं। ये लोग हैं जो जनता से भागते हैं, जनता के बीच में गुंडाई दिखाते हैं, पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा? ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैंने बुलडोजर की खिलाफत करी है, इसीलिए मेरा टिकट काटा गया। मैं मोदी को नेता मानता हूँ, योगी को नेता नहीं मानता। इनके अंदर खाने में इतना विरोधाभास है। ये डबल परिवार से क्या दिक्कत है भाई? परिवार प्रचार में उतर रहा है, क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने कभी ये चीज़ नहीं कहा कि परिवार प्रचार में उतर रहा है, बिल्कुल सही बात है। पर परिवार अगर उतर रहा है, और खास तौर से वही है कि जब अखिलेश जी हार रहे हैं चुनाव, तो सब लोग को उतरना पड़ेगा। वो डर दिख रहा है, किसी भी तरीके से उनको चुनाव जीतना है। परिवार चुनाव में इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, परिवारवाद की तो पूरी राजनीति ही है ना शुक्ला जी। परिवारवाद पे ही तो पूरी पार्टी चल रही है, और क्या हो क्या रहा है? वो पार्टी थोड़ी, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कि कभी कोई है, कभी कोई है, कभी कोई है। तो चाहे ये हो चाहे कांग्रेस हो, परिवारवाद पे चल रहा है भाई। हमारे नेता को आप देखिए, नेता जैन जी ने जने ने, एक मिनट यश भारती जी सुन लीजिए यश भारती जी सुन लीजिए। नहीं यश भारती जी सुन लीजिए। अगर जी नहीं, अभी आप सुन लीजिए, बात सुनिए पहले। अगर यश भारती जी जरा सुनिए ध्यान से, यश भारती साहब सुन लीजिए। सरकार में कैबिनेट मंत्री हूं, आपके पास वापस आऊंगा। भारती साहब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। जरा परिवार, और आप कहते हैं अनुराग ठाकुर कौन है? मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी की बात आपको बता रहा हूँ, जरा धैर्य रखिए। कौन है? अब ये डिबेट का हिस्सा नहीं होना चाहिए शुक्ला जी। अगर इन्हीं को बोलना है तो यही बोलने का कोई मतलब नहीं है। जरा ध्यान से सुन लीजिए, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, जवाब दीजिएगा। दूसरा परिवार जितने घटक दल है, जितने एनडीए के दल है, उन सब के परिवार से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या? ठीक है भारती साहब, मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूँ। सुन लीजिए यश भारती जी, अगर आपको पूरा परिवार तो आपके अंदर है, आप एनडीए जी नहीं एनडीए, मैं अपने दल की बात बता रहा हूँ, मैं अपने दल की बात, परिवार से आपकी परिभाषा के अंतर्गत पता नहीं आपकी जानकारी में है या नहीं है, पहले ध्यान। बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ये थे हमारे तमाम खास मेहमान जो कि चर्चा कर रहे थे कि आखिर ये चौथा फेज जो है वो किसके फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज इस चौथे फेज के खत्म होने तक यानी शाम 6 बजे तक जो हैं वो 380 सीटें लोकसभा की खत्म हो जाएंगी और इसके बाद महज 163 सीटों का जो है मुकाबला बाकी रह जाएगा, जो अगले 3 चरणों में खत्म हो जाएगा। बहरहाल इस चौथे फेज में कौन किस पर भारी है, ये 4 जून की तस्वीर जो है वो साफ कर देगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी दर्शकों का भी जुड़ने के लिए।